क्या आपने सोचा था कि उत्तर प्रदेश की धरती के नीचे काले सोने का भंडार छुपा हो सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश के बलिया में तेल का बड़ा भंडार मिला है और ओएनजीसी ने यह महत्वपूर्ण कार्य कर दिखाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के इतने नीचे हजारों फुट की गहराई में छुपे इस काले सोने यानी कच्चे तेल का पता आखिर लगाया कैसे जाता है? क्या कोई जादुई यंत्र है या फिर कोई गुप्त तकनीक? और बलिया की यह खोज इतनी विशेष क्यों है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सभी रोचक सवालों के जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, साइंटिस्ट पृथ्वी के अंदर कैसे झांकते हैं बिना उसे पूरी तरह खोदे? दोस्तों, इसके लिए इस्तेमाल होती है कुछ उच्च स्तरीय वैज्ञानिक तकनीकें जिन्हें हम कहते हैं जियोफिजिकल सर्वेस। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सेस्मिक सर्वे। इसे ऐसे समझिए जैसे डॉक्टर आपके शरीर के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही साइंटिस्ट धरती का अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसमें जमीन पर हल्के कंपन या ध्वनि तरंगे पैदा की जाती हैं, कभी छोटे विस्फोट करके या फिर विशेष ट्रकों की मदद से जमीन को वाइब्रेट करके। इन ट्रकों को थंपर्स कहा जाता है। ये तरंगे नीचे जाती हैं, अलग अलग पत्थरों की परतों से टकरा कर वापस आ जाती हैं। इन वापस आने वाली तरंगों को संवेदनशील यंत्र जियोफोन की मदद से रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसके बाद इस डाटा की मदद से कंप्यूटर पर जमीन के नीचे की एक 3D तस्वीर बना ली जाती है। इससे पता चल जाता है कि कहां पर ऐसी चट्टानें हैं जहां तेल फंसा हो सकता है। इसके अलावा ग्रेविटी सर्वेस, जिसमें जमीन के गुरुत्वाकर्षण में होने वाले मामूली बदलावों को मापा जाता है। ये बदलाव इसलिए आते हैं क्योंकि अलग अलग तरह की चट्टानों का घनत्व अलग अलग होता है। इसी तरह मैग्नेटिक सर्वे के जरिए जमीन के चुंबकीय क्षेत्र में आने वाले छोटे छोटे बदलावों को परखा जाता है, जो चट्टानों में मौजूद खनिजों की वजह से होते हैं। इन तरीकों से वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि किस इलाके के नीचे तेल मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके अलावा एक और तकनीक है मैग्नेटोटेल्यूरिक सर्वे। इसमें वैज्ञानिक पृथ्वी के प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। यह तकनीक खास तौर पर चट्टानों के भीतर मौजूद खारे पानी का पता लगाने में मदद करती है। अब ये जानना दिलचस्प है कि खारा पानी अक्सर तेल के साथ पाया जाता है। खारे पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सामान्य पानी या चट्टानों से अलग होती है। इसी अंतर के आधार पर वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि कहाँ तेल मौजूद हो सकता है। फिर आता है सरफेस ऑब्जर्वेशन, यानी जमीन पर दिखने वाले सुराग। अनुभवी भूवैज्ञानिक जमीन के ऊपर चट्टानों की बनावट जैसे दरारें और ऊपर की ओर मुड़ी हुई चट्टानों को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि नीचे तेल हो सकता है या नहीं। कई बार तो प्राकृतिक रूप से ही जमीन से थोड़ा तेल रिस कर बाहर निकलता है, जिसे तेल का रिसाव यानी ऑयल सीप्स कहते हैं। यह तो पक्का संकेत होता है कि यहाँ पर तेल मौजूद है। और हाँ, आजकल रिमोट सेंसिंग यानी उपग्रह और हवाई जहाज से ली गई तस्वीरों का भी खूब इस्तेमाल होता है। ये बड़े क्षेत्र का सर्वे करने में मदद करती हैं। एक और तरीका है जियोकेमिकल प्रोस्पेक्टिंग, जिसमें मिट्टी या हवा में हाइड्रोकार्बन गैसें जैसे मीथेन की बहुत सूक्ष्म मात्रा का पता लगाया जाता है, क्योंकि अगर नीचे तेल मौजूद होगा तो उसकी कुछ गैस रिस कर ऊपर आ सकती है। तेल और गैस की खोज में सबसे बुनियादी चीज होती है सेडिमेंट्री बेसिन्स, यानी वो बड़े भूवैज्ञानिक गड्ढे जहां लाखों वर्षों तक मिट्टी और पत्थर के टुकड़े जमा होकर विशेष प्रकार की सेडिमेंट्री चट्टानें बनाते हैं। तेल और गैस इन्हीं बेसिन में बनते हैं, लेकिन इसके कुछ खास परिस्थितियां जरूर होती हैं। इसमें सबसे पहली होती है सोर्स रॉक, यानी वह चट्टान जहां तेल बनता है। फिर होती है रिजर्वायर रॉक, यहाँ ये तेल जमा होता है। और आखिर में आती है कैप रॉक, जो इस तेल को ऊपर रिसने से रोकती है। ये तीनों परतें मिलकर एक ऐसा जाल बनाती हैं जो वैज्ञानिकों को संकेत देता है कि जमीन के नीचे तेल भंडार हो सकता है। तेल कितनी गहराई में मिलता है, इसकी कोई निश्चित उत्तर नहीं है। ये जमीन के नीचे से लेकर 30,000 या उससे भी ज़्यादा गहराई में मिल सकता है। रोचक बात यह है कि समय के साथ औसत गहराई बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो तेल आसानी से ऊपर मिल जाता था वह काफ़ी हद तक निकाला जा चुका है। जैसे 1949 में औसत कुएं की गहराई 3600 फुट थी, जो 2008 तक बढ़कर लगभग 6000 फुट हो गई। आजकल तो समुद्र में अत्यधिक गहरे पानी में भी ड्रिलिंग हो रही है। विश्व का सबसे गहरा तेल का कुआं रूस में है, जो 40,000 फुट से भी ज़्यादा गहरा है। जितनी ज़्यादा गहराई उतनी ही ज़्यादा मुश्किल और उतना ही ज़्यादा पैसा और हाई टेक्नोलॉजी लगती है। क्या भूकंप आने से पता चलता है कि वहाँ तेल है? सीधा संबंध नहीं है दोस्तों, लेकिन समझने वाली बात है तेल की खोज में भूकंप और चट्टानों का भी बड़ा रोल होता है। लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं कि जहाँ भूकंप आते हैं वहीं तेल मिलेगा। असल में जिन भूवैज्ञानिक शक्तियों की वजह से प्राकृतिक भूकंप आते हैं, जैसे धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना या फ्रैक्चर बनना, वही शक्तियाँ जमीन के भीतर ऐसी संरचनाएं भी बनाती हैं जिन्हें एंटीक्लाइन या फॉल्ट ट्रैप कहा जाता है। इन्हीं में तेल लाखों वर्षों तक फंसा रह सकता है। इसलिए जिन इलाकों में ज्यादा ऐसी एक्टिविटी होती है वहाँ तेल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ भूकंप आना इसका पक्का सबूत नहीं है। इसके अलावा कभी कभी इंसानी गतिविधियों की वजह से भी भूकंप आ सकते हैं, जिन्हें इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहा जाता है। जैसे फ्रैकिंग, इसका मतलब है जब चट्टानों को तोड़कर गैस या तेल निकाला जाता है तब भूकंप आता है। या वेस्ट वाटर इंजेक्शन, इसमें तेल निकालने के बाद जब बचा हुआ पानी उसी जगह डालते हैं तो भी भूकंप आ सकते हैं। इनसे छोटे छोटे या कभी कभी बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं, मगर ये तेल खोजने का तरीका नहीं बल्कि तेल निकालने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य विषय की, बलिया में ओएनजीसी ने तेल कैसे ढूंढा। खबरों के अनुसार ओएनजीसी ने गंगा बेसिन के इस इलाके में करीब 3 महीने तक सर्वेक्षण किया। ये वही सर्वे थे जिनकी अभी हमने बात की। इन सर्वे से पता चला कि बलिया के सागरपली गांव के पास जमीन से लगभग 3 किलोमीटर नीचे कच्चा तेल मौजूद है। यह जमीन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे जी के परिवार की है और ओएनजीसी ने उनसे 10 लाख रुपए सालाना लीज पर ली है। अब वहाँ ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि अप्रैल 2025 तक पूरा हो जाएगा।
बलिया क्षेत्र में तेल के लिए ड्रिलिंग का यह पहला बड़ा प्रयास है। अगर तेल व्यावसायिक रूप से लाभप्रद निकला तो बलिया एक बड़ा तेल केंद्र बन सकता है, जिससे निवेश आएगा और रोजगार उत्पन्न होंगे। ओएनजीसी इस पूरे 300 किलोमीटर के क्षेत्र में और ड्रिलिंग करने की योजना बना रही है। बलिया में तेल निकालने की राह में कई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना जरूरी होगा। सबसे पहले है भूवैज्ञानिक जटिलता। गंगा बेसिन का जियोफिजिकल स्ट्रक्चर पुराने तेल क्षेत्रों से अलग हो सकता है, इसलिए यहाँ तेल निकालना कितना आसान या मुश्किल होगा यह देखना बाकी है। दूसरा बड़ा मुद्दा है लैंड एक्विजिशन। तीसरी चुनौती है पानी की जरूरत। तेल के कुएं खोदने में बहुत सारा पानी लगता है। बलिया में इसका अनुमान रोजाना करीब 25,000 लीटर तक है। तेल खोजने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है, जिसमें शुरुआती सर्वेक्षण से पहला कुआं खोदने तक कई महीने से लेकर कुछ सालों तक लग जाता है। उदाहरण के लिए बलिया में किया गया सर्वेक्षण करीब 3 साल चला था। एक कुआं खोदने में भी काफी समय लगता है। यह गहराई और इलाके की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और मान लीजिए तेल मिल भी गया तो उसे उत्पादन में लाने के लिए पाइपलाइन बिछाने, सुविधाएं बनाने जैसे कामों में कई साल और लग सकते हैं। एक बार उत्पादन शुरू होने के बाद भी तेल क्षेत्र आमतौर पर 15 से 30 साल तक तेल देता है, जबकि बड़े क्षेत्र 50 साल या उससे भी ज्यादा समय तक चलते हैं। अब बात करें लागत की तो ये उद्योग बेहद महंगा है। सिर्फ एक 3D सेस्मिक सर्वे में ही करीब $30,000 प्रति मील तक खर्चा आ सकता है। एक कुआं खोदने का खर्च लाखों डॉलर तक आ सकता है और समुद्र में ड्रिलिंग हो तो ये खर्च $150 मिलियन यानी 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर ये एक बहुत जोखिम भरा व्यवसाय है जिसमें खर्चा भारी होता है और सफलता की दर भी अक्सर कम ही होती है। क्या हर जगह जहाँ तेल मिलता है उसे निकाला जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर तेल भंडार आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली वाइबल यानी लाभप्रद नहीं होता है। आइए जानते हैं क्यों। देखिए, किसी तेल भंडार के लाभदायक होने का फैसला कई बातों पर निर्भर करता है। भंडार में कितना तेल है, वो हल्का है या भारी, और उसे निकालना कितना आसान है। हल्का तेल साफ करने में सस्ता पड़ता है, जबकि भारी तेल को रिफाइन करना महंगा होता है। छोटे या कम गुणवत्ता वाले भंडार आमतौर पर ज्यादा महंगे पड़ते हैं। अगर बाजार में तेल की कीमत इससे ऊपर होती है तभी भंडार से तेल निकालना फायदे का सौदा बनता है। यही कारण है कि दुनिया भर में कई तेल भंडार खोजे जाने के बावजूद जमीन के नीचे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें निकालना आर्थिक रूप से समझदारी भरा नहीं होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जमीन से तेल निकालना कोई आसान काम नहीं है। ये प्रक्रिया जितनी जटिल है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी होती है। हर कदम पर धैर्य, योजना और जोखिम का सामना करना पड़ता है और तब जाकर वो काला सोना जमीन से बाहर निकल पाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपके मन में और भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर जरूर करें। साथ ही साथ ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।